सियासी और कानूनी तारीख के बारे में कश्मीर कहानी की चौथी किस्त में मैं हूं साइमा मंसूर। तो पिछली किस्त में बात एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर रुकी थी। जिक्र उस वक्त का कि जब नेहरू को कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था। हुआ ये था कि 18 जून 1947 को जब नेहरू ने महाराजा की इजाज़त के बगैर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से यकजहती के इरादे से कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की थी, तो उन्हें दोमल में महाराजा के अहकामात पर गिरफ्तार कर लिया गया था और वो 2 दिन तक हिरासत में रहे। नेहरू को इससे खासा सदमा पहुंचा। वो उस वक्त कांग्रेस के जाने पहचाने रहनुमा थे और सब उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान के होने वाले वजीर आज़म के तौर पर देखते थे। यानी 1947 तक भी महाराजा के पास इस कदर इख्तियार था कि वो अपने अहकामात पर जिस तरह चाहते अमल करवा सकते थे और बरतानवी हुकूमत का उन पर कोई कंट्रोल नहीं था। नेहरू की गिरफ्तारी के बाद माउंटबेटन ने महाराजा से राब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि नेहरू को कश्मीर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए। ताहम महाराजा ने इनकार कर दिया। माउंटबेटन इस बात से भी बाखबर थे कि महाराजा को नेहरू से सख्त नफरत थी। माउंटबेटन को ये भी पता था कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी रहनुमा के कश्मीर जाने को मीडिया भी अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। माउंटबेटन ने मशवरा दिया कि अगर गांधी कश्मीर जाएं तो उनकी शख्सियत के मजहबी रंग की वजह से इसके मनफी पहलुओं को कम किया जा सकता है, जबकि अगर नेहरू जाते हैं तो इसे वाज़ेह सियासी लॉबिंग के तौर पर देखा जाएगा। इन दस्तावेजात से वाज़ेह हो जाता है कि वाइसराय होते हुए भी माउंटबेटन इंडिया के फायदे के लिए काम कर रहे थे। गांधी कश्मीर गए और 4 अगस्त 1947 तक वहाँ रहे, जिस दौरान उन्होंने महाराजा और उनके पूरे खानदान से मुलाकातें की। इसके बाद ही वजीर आज़म कार को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया और उनकी जगह जनरल जांग सिंह को वजीर आज़म के तौर पर तैनात किया गया। आरसी कार की बर्खास्तगी से कांग्रेस का मुतालबा बिल्कुल वैसे ही पूरा हुआ जैसे कि नेहरू ने अपने उस नोट में लिखा था जो माउंटबेटन ने महाराजा तक पहुंचाया था। इससे रियासत में शदीद कशीदगी पैदा हुई। महाराजा को इंडिया के साथ इल्हाक पर मजबूर किया जा रहा था। इसके शवाहिद उन बेज़ाब्तगियों में भी मिलते हैं जो माउंटबेटन के साथ मशावरत के बाद रेडक्लिफ कमीशन में नजर आती हैं। जब माउंटबेटन को एक मुत्तहिद हिंदुस्तान का क़याम नामुमकिन लगने लगा तो 3 जून के अपने मंसूबे में उन्होंने इक़्तिदार की मुंतकिली का ऐलान किया, जिसमें पंजाब, बंगाल और सिलहट की 2 कौमी नज़रिए की बिना पर तकसीम शामिल थी। 30 जून 1947 को इलाकों को मुनक़सिम करने के लिए रेडक्लिफ कमीशन को तश्कील दिया गया। ताहम इस कमीशन ने पंजाब का मुस्लिम अक्सरियती इलाका गुरदासपुर इंडिया के हिस्से में डाल दिया, जिससे इंडिया को कश्मीर तक रसाई का वाहिद रास्ता मिल गया। लियाकत अली खान ने इस बारे में लॉर्ड एम्सले को खत लिखा, जिसके जवाब में लॉर्ड एम्सले ने लिखा कि मोहम्मद अली के ज़रिए आपका ज़ाती पैगाम देखकर मैं दंग रह गया हूँ। जहाँ तक बात मेरी समझ में आ रही है, इसका लुबे लुबाब ये है कि गुरदासपुर बाउंड्री कमीशन ने मगरबी पंजाब को अता कर दिया है। इत्तला ये है कि ये एक मुनसिफाना फैसला नहीं है बल्कि एक सियासी फैसला है, और अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और ये बरतानिया की तरफ से एतमाद और भरोसे को तोड़ने के मुतरादिफ होगा। इंडिया ने महाराजा हरी सिंह के साथ स्टैंड स्टिल मुआहदे पर दस्तखत में ताख़ीर बज़ाहिर रेडक्लिफ मुआहदे के फैसले का इंतज़ार करने की गरज से ही की थी। कश्मीर तक ज़मीनी रसाई नेहरू की सियासी तगोदों का नतीजा थी, जिसका नतीजा बिलाखिर कश्मीर में इंडिया की फ़ौज के दाखिले और फिर ना चाहते हुए भी इंडिया के साथ इल्हाक की सूरत में सामने आया। हकीकत यह है कि 15 अगस्त 1947 तक इंडिया या पाकिस्तान के साथ इल्हाक न करके कश्मीर आज़ाद हो गया था। बरतानवी हिंदुस्तान की तकसीम और रेडक्लिफ कमीशन की बेज़ाब्तगियों के नतीजे में वसी पैमाने पर हिंदू और मुसलमान आबादियों की हिजरत हुई और साथ ही कत्लो गारत और हलाकतें भी। उस वक्त तक सियासी कशीदगी में भी इजाफा हो गया था और मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए थे। खास तौर पर पूंछ में महाराजा की फौज पर जम्मू के मुसलमानों के कत्लेआम के इल्ज़ाम लगे। कुछ अंदाजों के मुताबिक 5 लाख की आबादी में से 2 लाख के करीब हलाक कर दिए गए और जो बच गए वो जान बचाकर पाकिस्तान चले गए। इस खबर का नतीजा ये हुआ कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सूबा सरहद के कबायलियों की तरफ से कश्मीर पर हमला किया गया, जिसका मकसद उनके बकौल कश्मीर में अपने मुसलमान भाइयों की मदद करना था। मुत्तहिद इंडिया के आखिरी कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल आर्चन को 30 सितंबर 1947 को सुप्रीम कमांडर के ओहदे पर तैनात किया गया, जिस पर वो नवंबर 1947 तक फाइज रहे। इसका मकसद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुसल्लह अफवाज की तकसीम को यकीनी बनाना था। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने माउंटबेटन को इंडिया के साथ इल्हाक करते हुए एक खत लिखा और मुआहदा इल्हाक पर दस्तखत किए। 27 अक्टूबर 1947 को माउंटबेटन ने आर्जी तौर पर मुआहदा इल्हाक को कबूल कर लिया, इस शर्त पर कि कश्मीर में महाराजा की इंडिया के साथ इस फैसले पर राय शुमारी होगी। 26 और 27 अक्टूबर 1947 को लिखे गए 2 खत, पहला महाराजा की तरफ से माउंटबेटन को और दूसरा माउंटबेटन की तरफ से महाराजा को, जिस पर महाराजा ने दस्तखत किए। पहले खत में महाराजा ने इल्हाक की पेशकश की और दूसरे में माउंटबेटन ने इस पेशकश को कबूल किया।
ये 2 खत मिलकर एक बैनुल अक़वामी मुआहदे की हैसियत रखते हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी में महफूज दस्तावेजात के मुताबिक इंडिया को इस इलाके के हाथ से निकल जाने का डर था और इसी वजह से उसने मुसलमानों को कत्ल करके अक्सरियत को कश्मीर से निकालने की कोशिश की। इन दस्तावेजात से ये इशारा भी मिलता है कि इसका मकसद किसी भी रायशुमारी में इंडिया की फतह को यकीनी बनाना था। लेकिन जब इंडियन फौज ने कश्मीर पर हमला किया तो उस वक्त ये कहा गया कि इसका मकसद जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ और एक मुनसिफाना रायशुमारी के लिए हालात को साजगार बनाना है। 27 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत सिंह की क़यादत में सिख बटालियन की फ़ौजों को हवाई जहाज़ों के ज़रिए कश्मीर में उतारा गया। इस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहली जंग का आगाज़ हुआ, एक ऐसे वक्त में जब दोनों फ़ौजों की क़यादत बरतानवी अफसरान के हाथों में थी। जब जंग थमी तो इंडिया ने श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख समेत कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कश्मीर के मगरबी हिस्से का कंट्रोल हासिल कर लिया था, जिसे उन्होंने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया और जिसका दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद था। कश्मीर के मुआहदा इल्हाक की कानूनी हैसियत के बारे में सवाल पहली बार एक टेलीग्राम में उठाया गया, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के महकमा बराए जनूब मशरक़ी एशिया की तरफ से बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस को भेजा गया। इसमें दीगर मौज़ूआत के साथ साथ ये भी सवाल उठाया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के पास इंडिया के साथ कश्मीर के इल्हाक की कानूनी हैसियत पर सवाल की कितनी गुंजाइश होगी। इस टेलीग्राम के जवाब में फ़ॉरेन काउंसिल की तरफ से 25 फरवरी 1948 में लिखा गया कि सिक्योरिटी काउंसिल के लिए ये तय करना सही होगा कि इंडिया के साथ कश्मीर का इल्हाक जिन हालात में हुआ वो अमनो अमान और सिक्योरिटी को जो ख़तरा लाहक हुआ और अब भी है, दरअसल उसकी बुनियादी जड़ है। अमन और सिक्योरिटी को तब तक बहाल नहीं किया जा सकता जब तक इस पर दोबारा नज़र ना डाली जाए। उस वक्त के बरतानवी अटॉर्नी जनरल सर हार्टली शॉक्लास ने 20 जून 1949 को लिखे एक ख़त में 3 नुकात से इत्तफाक किया। पहला ये कि महाराजा इल्हाक के वक्त आज़ाद नहीं थे, दूसरा ये कि महाराजा के पास रियासत का कंट्रोल नहीं था और वो इल्हाक को यकीनी बनाने की हालत में नहीं थे, और तीसरा ये कि इल्हाक की पेशकश को मशरूत कबूलियत दी गई थी। इस कानूनी राय से ये अखज़ किया जा सकता है कि कश्मीर का इल्हाक कानूनी तौर पर राय शुमारी पर रजामंदी जाहिर करने पर किया गया था, ताहम तब से अब तक इंडिया अपने इस कानूनी अहद से मुकर चुका है। ये इल्हाक ज़ोर बाजू और फ़ौजी ताकत की बिना पर कराया गया। फ़ौजी ताकत से कराए गए इस इल्हाक को अब 75 बरस गुजर चुके हैं। इस दौरान कश्मीर की शाही रियासत को इंडियन आइन के आर्टिकल 370 और 35 के तहत इंडिया का आइनी तौर पर हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। ताहम इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को यकतरफा तौर पर आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कश्मीर कहानी में 1950 की दिहाई में आर्टिकल 370 पर तनाज़े की असल हकीकत क्या थी। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुनक़सिम होने के बावजूद आइनी तौर पर कश्मीर को इंडिया में ज़म करने की कोशिश शुरू की गई। इंडिया के पास कश्मीर के पूरे इलाके का कंट्रोल नहीं था, ताहम पाकिस्तान और ना ही चीन ने अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को आइनी तौर पर अपने मुल्क में ज़म करने की कोशिश की। सन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली जंग के बाद कश्मीर का इलाका इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में तकसीम हो गया। सन 1948 में इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से रुजू किया और पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत दर्ज की। इसकी वजह कुछ हद तक कश्मीर पर होने वाला कबायली हमला था। जहां तक इंडिया का सवाल था, इसकी नज़र में सिक्योरिटी काउंसिल के सामने केस ये था कि पाकिस्तान मुबैना तौर पर अस्करियत पसंदों की हिमायत करके कश्मीर में इंडियन बालादस्ती के खिलाफ जारहियत की हिमायत कर रहा है। अपनी शिकायत में इंडिया ने कश्मीर के हतमी इल्हाक के सवाल को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तय करने का अहद किया, लेकिन तब जब हमला आवरों को रियासत से बेदखल किया जाए और हालात मामूल पर आ जाएं। पाकिस्तान ने अपनी जवाबी शिकायत में इंडिया के साथ कश्मीर के इल्हाक की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया और इंडियन फौज को कश्मीर भेजने के खिलाफ एहतजाज किया। इन इब्तिदाई शिकायत के बाद सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर से मुतालिक 20 करारदादें मंजूर की। बैनुल अक़वामी गौर फिक्र के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद 47 मंजूर कर ली गई, जो इसके बाद मसला कश्मीर को हल करने की तमाम बैनुल अक़वामी कोशिशों के लिए मरकजी रेफरेंस बन गई थी। इस करारदाद के तहत मसला कश्मीर के हल के लिए 2 सिफारिशात की गईं: कश्मीर से फौजों का इनखिला और इसके बाद इसका मुस्तकबिल तय करने के लिए राय शुमारी। इस करारदाद से पाकिस्तान से तमाम कबायलियों और अफवाज के इनखला को यकीनी बनाने को कहा गया और साथ ही लगभग तमाम इंडियन फौजियों को भी कश्मीर से निकाले जाने को कहा गया।
खित्ते को गैर मुसल्लह करने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से राय शुमारी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाना था और इस तरह कश्मीर की आवाम को अपना फैसला करने का हक मिलता। जुलाई 1948 में इंडिया और पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन UNCIP ने गौर व फिक्र के बाद एक मंसूबा पेश किया जिसके तहत जंगबंदी और फौजी इनखला का मुतालबा किया गया। ताहम इंडिया ने यह कहकर इस मंसूबे को रद्द कर दिया कि उनकी नज़र में कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया था और वो चाहता है कि मंसूबा इस बात को वाज़े करे। इंडिया ने इस मंसूबे को गैर माकूल करार देकर इस पर अमल करने से ताउन पर इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान को खदशा था कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की क़यादत में अबूरी हुकूमत और पीछे रह जाने वाली इंडियन फौज राय शुमारी के नताइज पर असरअंदाज हो सकती है। इसके बाद मंजूर होने वाली सिक्योरिटी काउंसिल की तमाम करारदादों में खित्ते को गैर मुसल्लह करने और करारदाद नंबर 47 के राय शुमारी के मुतालबे को दोहराया गया, ताहम ऐसा आज तक नहीं हो पाया। इसके बरक्स इंडिया और पाकिस्तान अब तक 1965, 1971 और 1999 में जंगें लड़ चुके हैं और बात जोहरी तसादुम तक भी पहुंची है। इस दौरान सरहदों पर कई बार दरअंदाजी हुई और चीन ने 1962 की इंडिया चीन जंग के दौरान अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। चीन वहां का निज़ाम खुद मुख्तार इलाके के हिस्से के तौर पर चलाता है। इंडिया दावा करता है कि ये इंडिया का हिस्सा है, यानी लद्दाख के खित्ते का, जिस पर उसने सन 1947 में पाकिस्तान के साथ होने वाली जंग के दौरान कब्जा कर लिया था। 5 मई 2020 से इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख की पिंगकोंग झील के करीब वाक़या वादी गुलवान में फौजी कशीदगी जारी है। ताज़ा तरीन फौजी मज़ाकरात में चीन ने वादी गुलवान पर दावा किया है। चीन LAC पर जारी तनाज़े पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात बुरी तरह से मुतासिर हुए। सन 1947 और 1949 के दरमियान इंडिया ने कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को हिंद नवाज हुकूमतों के जरिए मजबूत करना शुरू किया और सन 1950 के बाद इंडिया ने कश्मीर को आईनी तौर पर मुल्क का हिस्सा बनाना शुरू किया। इस बारे में 5 अहम कदम उठाए गए। पहला, कश्मीर की आइन साज असम्बली के क़याम के जरिए एक नामजद हुकूमत की तैनाती। दूसरा, 1950 में इंडियन आइन में शिक 370 की शमूलियत। तीसरा, 1952 में नामजद हुकूमत और इंडिया के दरमियान दिल्ली मुआहदे पर दस्तखत। चौथा, 1957 में कश्मीर के नए आइन का इतलाक और 1939 के पुराने आइन को ख़त्म करना। और पाँचवा, 1975 में इंदिरा शेख मुआहदे पर दस्तखत। आईनी तौर पर इस तरह कश्मीर को इंडियन इत्तेहाद का हिस्सा बनाने से पहले अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर मामले पर डेडलॉक था, जिससे इंडिया को अपने मंसूबे पर अमल करने का सही मौका मिल गया। मतनाज़ा इल्हाक़ के बाद कश्मीर को इंडियन आइन के हिस्सा अव्वल के तहत इंडिया में शामिल किया गया और इसे पहले शेड्यूल में पार्ट B रियासतों में जगह दी गई। पहले शेड्यूल में रियासतों और इत्तेहादों के नाम बयान किए गए और इसके मुताबिक रियासत और इलाकों के 4 हिस्से हैं। पार्ट B रियासतों के लिए ये दफ़ात इन इंडियन रियासतों के लिए बनाई गई थी जिनकी बरतानवी हिंदुस्तान में खसूसी अहमियत थी। पार्ट B की इन रियासतों में भी कश्मीर को अलग मकाम हासिल था। कश्मीर भी उन्हीं की तरह की रियासत थी, लेकिन इंडियन आइन की दफ़ात का इतलाक दूसरी रियासतों के बरक्स कश्मीर पर नहीं था। वफाकी हुकूमत के पास भी कश्मीर के बारे में वफाक और कॉन्ट्रैक्ट लिस्टों में दर्ज शोबों में कानून साजी का इख्तियार नहीं था, हालांकि दूसरी रियासतों के सिलसिले में इसे ये इख्तियार हासिल था। ताहम सन 1956 में होने वाली 7वीं आइनी तरमीम के तहत रियासतों को लिसानी बुनियादों पर मुनज़्ज़म किया गया। इससे यह भी हुआ कि कश्मीर के हवाले से इंडियन आइन का पार्ट 7 मनसूख हो गया और वफाक के पास सिर्फ इन 3 शोबों में कानून साजी का इख्तियार था जो मुआहदा इल्हाक में तय हुए थे। दोस्तों, इन सारे हालात से दिलबर्दाश्ता महाराजा हरी सिंह ने अगला कदम क्या उठाया होगा? क्या इन तमाम इक़दामात में कश्मीरी अवाम के जज्बात का ख्याल रखा गया? क्या ये इक़दामात मुस्तकबिल में बासमर हुए या बेसमर? ये सब आप कश्मीर कहानी की अगली किस्त में सुन सकेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।